हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट हम बैंकिंग का हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स है। नेशनलाइजेशन का जो मतलब होता है वो होता है कि सरकार किसी भी प्राइवेट बैंक को जब खरीदती है तो वो बैंक का नेशनलाइजेशन कहलाता है, राष्ट्रीयकरण कहलाता है। आप जानते हैं कि फिलहाल भारत में बहुत से ऐसे बैंक हैं जो नेशनलाइज्ड हैं। उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि वह कौन कौन से बैंक हैं और कब उन्हें सरकारी बनाया गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में सिलेबस नोट करवा दिया था, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि नेशनलाइजेशन कैसे होता है। बट उससे पहले आपको जानना है, हमने आपको 1950 तक की पूरी स्टोरी बता दी थी कि 1950 तक कौन कौन से बैंक बनाए गए। फिर आप जानते हैं देश हमारा आजाद हुआ। आजाद होने के बाद जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उस समय पर हमारी लड़ाई 1962 में चाइना से हो जाती है, जिसको कहा जाता है इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर। और इंडो चाइना वॉर में भारत को इतनी ज्यादा हार देखनी पड़ती है, इतना नुकसान हो जाता है कि इस नुकसान की भरपाई हम नहीं कर पा रहे थे। नुकसान की भरपाई भी नहीं हो रही, हम कमजोर हैं। और यही मौका देख करके हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने भी हम पर हमला कर दिया और यह दूसरी लड़ाई शुरू हुई 1965 में, जिसे कहते हैं इंडो पाक वॉर। यानी हम पहले से ही परेशान थे और ऊपर से पाकिस्तान ने भी हम पर हमला कर दिया। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हुई। यह दोनों लड़ाई भारत में इतनी ज्यादा नुकसानदायक रही कि हमारे देश की इकोनॉमी चरमरा गई। इसके बाद आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। हालांकि गुलजारी लाल नंदा एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बनाए गए। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जब ये बने, 1964 में बने, 1965 में जब ये ताशकंद समझौते के लिए जाते हैं और उसमें उज्बेकिस्तान में उनकी ताशकंद समझौते के तहत उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर बनते हैं हमारी इंदिरा गांधी बनती हैं। तो आपको पहले तो ये बात समझनी है कि एक लड़ाई आपकी कौन सी, इंडो चाइना वॉर, और दूसरी इंडो पाक वॉर है जो कि 1965 में हुई। ये दोनों लड़ाइयां आप याद रखेंगे। हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमी में इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ा है इस लड़ाई से। इसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इंदिरा गांधी के दिमाग में एक चीज आ रही थी कि हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उन क्राइसिस से निकलने के लिए हमें कुछ प्राइवेट बैंकों को सरकारी बनाना होगा। यानी उन्होंने सोचा, इंदिरा गांधी ने, कि हमारी जो प्राइवेट बैंक है उनके पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है उसका कारण है कि कस्टमर्स उन पे भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि कस्टमर्स का पैसा लेकर के बहुत सारे बैंक भाग जाते थे जो कि प्राइवेट बैंक थे। तो इनके दिमाग में आया कि क्यों ना प्राइवेट बैंकों को खरीद लिया जाए, जिससे कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सके। ऐसा विचार इन्होंने उस समय के वित्त मंत्री के सामने रखा। और वित्त मंत्री के सामने जो रखा वो प्रस्ताव ये था, उस समय पर मोरारजी देसाई वित्त मंत्री हुआ करते थे 1969 में। तो इंदिरा ने उनके सामने प्रस्तुत किया अपना यह विचार कि हम चाहते हैं कि मोरारजी बाकी सभी प्राइवेट बैंकों को खरीद लिया जाए। तो इन्होंने कहा, मोरारजी देसाई ने, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे, यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। इन्होंने सोचा कि ये जो स्टेप लेने वाली हैं इंदिरा जी, ये गलत लेने वाली हैं। तो इन्होंने कह दिया कि देखिए मैम, हमें नहीं लगता कि प्राइवेट बैंकों को सरकारी बनाना चाहिए, आपको खरीदना चाहिए। तो इंदिरा ने भी कह दिया, तो फिर हमें नहीं लगता कि आपको हमारे साथ काम करना चाहिए। ऐसे में मोरारजी देसाई ने अब यहां पर रिजाइन दे दिया, जो कि वित्त मंत्री थे, और रिजाइन दिया है 16 जुलाई 1969। आप याद रखेंगे 16 जुलाई 1969 को इन्होंने रिजाइन दे दिया। और आप जानते हैं कि जब भी कोई मंत्री, जिसके पास कोई मंत्रालय होता है, वह अगर रिजाइन देता है तो ऑटोमेटिक वह मंत्रालय खाली हो जाता है। तो खाली रहने पर उसका जो प्रधान होगा, जो मुखिया होगा उस मंत्रालय का, वह प्रधानमंत्री बन जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 16 जुलाई 1969 को वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने रिजाइन दे दिया, क्योंकि दोनों की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इसके बाद
क्योंकि इंदिरा गांधी का ये मानना था कि प्राइवेट बैंकों को सरकारी बनाना चाहिए। मुरारजी ने नहीं बात मानी, बट इन्होंने इसी काम को करने के लिए एज ए वित्त मंत्री, एज ए भारत के प्रधानमंत्री, भारत में उन बैंकों को, उन प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज यानी सरकारी बनाने का काम किया। सरकारी बनाने का मतलब, नेशनलाइजेशन का मतलब है प्राइवेट बैंकों के 51% तक शेयर खरीद लेना। 51% या उससे ज्यादा शेयर खरीद लेना, उसको हम नेशनलाइजेशन कहते हैं, राष्ट्रीयकरण कहते हैं। नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो ऐसे में इंदिरा ने उसके 3 दिन बाद 16 जुलाई 19 जुलाई को ही 1969 में एक नेशनलाइजेशन किया। इसमें उन बैंकों को प्रपोज किया गया जिन बैंकों के पास में कम से कम 50 करोड़ की कैपिटल थी। तो वह बैंक, अब आप खुद ही सोचिए, ऐसा तो नहीं होगा कि गरीब बैंकों को कोई खरीदेगा। कुछ बैंक जो रनिंग है बट कंडीशन उनकी ठीक ठाक है, बहुत खराब कंडीशन नहीं है, उन बैंकों को खरीदा गया जिनकी कैपिटल कम से कम 50 करोड़ थी। एग्जाम में यह सवाल आता है कि पहला नेशनलाइजेशन यहां पर किसको किया गया, कब हुआ। ऐसे में किया गया बहुत सारी बैंक हैं, तो एक तो समय आपको याद रखना है, 19 जुलाई 1969 में पहला स्टेज होता है नेशनलाइजेशन का। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इस समय पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती है और 16 जुलाई को मोरारजी देसाई रिजाइन दे देते हैं, इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर भी आपका कौन हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएंगी। इसके बाद आप याद रखेंगे कि इस समय पर पूछता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे जिस समय पर बहुत सारे बैंकों को नेशनलाइजेशन उनका किया गया। तो आरबीआई के जो गवर्नर थे उनका नाम था एल के झा। एल के झा इस समय पर आरबीआई के गवर्नर थे। कैपिटल जो बैंकों के पास थी वो कम से कम 50 करोड़ थी। ऐसी बैंकें इन्होंने सेलेक्ट की। इसके बाद आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ बैंक्स, कितने ऐसे बैंक थे जो सरकारी बनाए गए। तो ऐसे समय पर हमारे 14 बैंक ऐसे इनको मिले जिन पर कम से कम 50 करोड़ का कैपिटल था। आरबीआई के गवर्नर उस समय पर एल के झा थे। बहुत बड़ा इनका योगदान उस समय पर रहा है। याद रखेंगे पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर ये दोनों ही आपकी इंदिरा गांधी ही थी। डेट आपको याद रखनी है 1969 में 19 जुलाई है। जिस समय पर भारत में यह राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, उसी दिन, उसके अगले दिन जब यह अखबार में निकाला गया तो उसके 20 जुलाई को ही एक खबर और आती है दुनिया में 1969 में कि चांद पर भी कोई पहुंच गया है। और आप जानते हैं कि दुनिया में पहला व्यक्ति ऐसा कौन है जो चांद पर पहुंचा। तो प्लीज आप एक बार कमेंट करिए, बताइए कि चांद पर पहला व्यक्ति कौन था। यह तारीख थी 20 जुलाई 1969 जब यह खबर आती है। हमारे देश के अखबारों में यह खबर आती है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, यानी उन्हें खरीदा है। बाकी 20 जुलाई को ही खबर आती है कि नील आर्मस्ट्रांग भी चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं अमेरिका के। क्या आपको पता है, अगर एग्जाम में सवाल कभी भी आता है कि पहले व्यक्ति कौन है जो कि चांद पर पहुंचे, तो नील आर्मस्ट्रांग है। लेकिन यह बात झूठ है, झूठ पढ़ाई जा रही है। बट एग्जाम में आता है तो आपको यही टिक करना है। यह बात झूठ क्यों है, कभी आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कभी बताएंगे। ठीक है, तो अब आपको यह जानना है कि वह 14 बैंक कौन से थे जिन्हें सरकारी बनाया गया। तो 14 बैंकों के नाम आपको निकले हैं, नोट करने हैं, ध्यान रखेंगे। आप इन सभी बैंकों के नाम याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक बार देख लीजिए, आप जानते हैं, हम आपको याद करा देंगे कि कैसे आपको ये सभी बैंक याद करने हैं, कैसे याद रहेंगे, वो हम आपको ट्रिक बताएंगे। आपको सबसे पहला बैंक है इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और देना बैंक। ठीक है, ये सभी बैंक 1969 से पहले यानी 19 जुलाई से पहले ये सभी बैंक प्राइवेट थे, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने इन्हें खरीदकर 1969 में सरकारी कर लिया। 7 बैंक आपके सामने हैं। 7 बैंक और हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड नेशनल बैंक। आप बताइए पंजाब एंड नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई? लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई? जब एक प्राइवेट बैंक था, लेकिन इसे 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के द्वारा सरकारी बनाया गया। सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक और यूनाइटेड बैंक और यूके बैंक, ये 14 ही बैंक थे जो कि सरकारी पहले स्टेज में बनाए गए हैं। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि पहले स्टेज में कितने बैंक सरकारी बने, तो याद रखिएगा 14 बैंक सरकारी बने। इसके अलावा आपसे पूछता है कि नेशनलाइजेशन कब हुआ।
तो एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन होते हैं कि 1969 और दूसरा एक और होता है 1980 1980, तो दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपसे ये ना कहे उस बैंक का नाम ना लिखे, क्योंकि इससे पहले भी नेशनलाइजेशन हो चुका था। आपको एक बात यहां पर याद रखनी है कि इसमें कहीं भी एसबीआई का नाम नहीं है, क्योंकि एसबीआई ऑलरेडी भारत में पहले से ही एक सरकारी बैंक था, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया है 1955 में उसे सरकारी बनाया जा चुका था, उसका नेशनलाइजेशन हो चुका था। इससे पहले आरबीआई का भी नेशनलाइजेशन हो चुका था। तो जब भी कभी सवाल पूछेगा तो आपसे बैंक का नाम देकर के पूछे कि नेशनलाइजेशन कब हुआ है, तब आप उस हिसाब से बताएंगे। अदरवाइज ये पूछे कि पहला नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो दरअसल वह पहले स्टेज को पूछना चाहता है। यह पहला स्टेज है, इस पहले स्टेज में 14 बैंक सरकारी बने। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि सेकेंड नेशनलाइजेशन फिर से इंदिरा गांधी की सरकार 1980 में बनती है, और 1980 में इनका फिर से वही चीज कि भाई अब हम प्राइवेट बैंकों को फिर से खरीदेंगे। कुछ प्राइवेट बैंक जो रह गए थे इनको खरीद करके इन्होंने सरकारी बनाया। तो ऐसे में उस समय पर कैपिटल कितनी थी? उस समय पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी, लेकिन वित्त मंत्री कोई और थे, और आरबीआई के गवर्नर आपको याद रखने हैं। टोटल कैपिटल कितनी थी ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है डेट कब दूसरा नेशनलाइजेशन है, यानी पहले से ही 14 बैंक सरकारी हैं, एक एसबीआई सरकारी है, एक आरबीआई ऑलरेडी। क्योंकि आरबीआई को हम थोड़ा अलग देखते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल बैंक है, वो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, पब्लिक डीलिंग नहीं करता है, इस वजह से हम उसको कभी कभी अलग छोड़ देते हैं। तो आपको आरबीआई के अलावा एसबीआई याद रखना है। बाकी ये 14 बैंक हैं, ये सरकारी बन चुकी हैं। तो फिलहाल कितनी बैंकें हो गई? 15 बैंक। इसके अलावा आपको बताया था हमने कि एसबीआई की बहुत सारी सब्सिडरीज थी, तो वो भी सरकारी थी, तो उनको भी ऐड कर सकते हैं 5 आपकी वो। तो 5 और 14 19, और एक एसबीआई 20 ऑलरेडी बैंक पहले थे सरकारी, और उसके बाद अब और सरकारी बनाए जा रहे हैं। 15 अप्रैल 1980 को 1980 को इसी समय पर पीएम होती है इंदिरा गांधी। इसी समय पर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं रामास्वामी, यानी रामास्वामी वेंकट रमण। ये इस समय पर क्या होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इसके बाद आरबीआई के गवर्नर आपको याद रखने हैं। आरबीआई के जो गवर्नर थे उस समय पर आईजी पटेल थे। ये कौन से नंबर के थे? ऐसे में हम आरबीआई जब पढ़ेंगे उसमें जानेंगे कि ये कौन से नंबर के थे, इससे पहले वाले गवर्नर कौन से थे, किन गवर्नर की क्या क्या खास बातें रही हैं, और इस समय अब कौन से नंबर के गवर्नर चल रहे हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, कैसे ये बनते हैं अपने पद पर, इनका क्या क्या काम रहता है। तो ये सब बातें हम आरबीआई में स्पेशल पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमने केवल आपको याद रखना है कि एट द टाइम ऑफ सेकेंड नेशनलाइजेशन आरबीआई गवर्नर वाज आईजी पटेल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल और बैंक्स, जिस समय पर इन बैंकों को खरीदा गया, उन बैंकों को ही खरीदा गया जिनके पास कम से कम 200 करोड़ का कैपिटल था। इससे कम कैपिटल वाले बैंकों को नेशनलाइज नहीं किया गया। और आप जानते हैं कि सरकार जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को खरीदती है तो थोड़ा बहुत रनिंग में होती है, उसी खरीदती है। जिसकी स्थिति ज्यादा खराब है उसे कोई नहीं खरीदता है, वो बंद होता है, मर्जर नहीं होता। मर्जर की स्थिति तभी बनती है जब वह कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक चल रही हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसमें नंबर ऑफ बैंक्स कितने हैं? तो इसमें कुल मिलाकर के टोटल 6 बैंक हमारे सरकारी बनाए गए। उन 6 बैंकों के नाम याद करने हैं। इससे पहले की जो स्लाइड हमने आपको बताई थी जो कि 14 बैंक थे, वो याद नहीं कर रहे हैं। आपको अंतर हम बता देंगे कैसे आप एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? जब आपके पास में 4 ऑप्शन हो A B C D, तो आप पहले देखेंगे A है तो आपको पता चल गया A नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, तो इसको काट देते हैं। उसके बाद बी हमें लगता है बी हो सकता है कि नहीं, तो बी भी हमें पता है नहीं हो सकता। ऐसे में सी और डी बचेगा, तो एलिमिनेट करके हमारा जो लास्ट आंसर बचेगा यही हमारा आंसर हो जाता है। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो एलिमिनेशन में आपका मदद करता है क्योंकि आप जो एग्जाम देने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब यहां पर हम सेकंड नेशनलाइजेशन जो कि 1980 में होता है इंदिरा गांधी के समय पर, तारीख याद रखेंगे 15 अप्रैल। इसी समय पर 6 बैंकों के नाम, केवल यही 6 बैंक आपको याद रखनी है। और वह 6 बैंक कौन सी हैं? आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजया बैंक। इन बैंकों को याद रखिएगा, केवल आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी जिसको कहते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। अब आपको 6 याद कर लेनी है और इनका समय याद कर लेना है 1980 में, यानी सेकंड स्टेज ऑफ नेशनलाइजेशन के समय पर इनका राष्ट्रीयकरण, इनको सरकारी बनाया गया। सरकार ने इनके 51% से ज्यादा इनके शेयर खरीद लिए। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में आता है कि बताइए पंजाब एंड नेशनल बैंक
का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आप जानते हैं कि पहली बात कि जो भी सरकारी बैंक है वो राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइजेशन उसका हुआ ही होगा कभी ना कभी। पंजाब एंड नेशनल बैंक जब 1894 में बना था तब वह सरकारी नहीं था, बट इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। तो आपको यदि याद ना हो तो केवल 6 याद कर लेना ये वाली, इनमें से आप याद रखना कि सेकंड में हुआ इनका, बाकी जो बची उनका फर्स्ट वाले में हो गया, बस ऐसे याद करना है आपको। तो मुझे लगता है आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी आप ये तो जानते ही हैं, इतना अंतर तो आप जानते ही होंगे। HDFC बैंक प्राइवेट बैंक है, ICICI बैंक प्राइवेट बैंक है, इसके अलावा एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक एक प्राइवेट बैंक है। तो इनके बारे में तो कंफ्यूजन आपको होगा नहीं। तो जो बैंक सरकारी है बट इसमें नहीं है, भाई जैसे एक देना बैंक याद रखेंगे, देना सरकारी बैंक है, नाम से लगता है कि हमें वो प्राइवेट होगा, नहीं, बट सरकारी बैंक है, उसका राष्ट्रीयकरण हो चुका था कब, पहले वाले में। तो इलिमिनेशन लगा देना है। जैसे आपसे पूछे पंजाब एंड नेशनल बैंक, तो पहले सोचिए सरकारी, हाँ सरकारी है, तो इसमें तो हुआ नहीं है, तो पहले वाले में हुआ होगा। आपसे पूछेगा SBI, तो इन दोनों में नहीं हुआ है। SBI का स्पेशल याद रखेंगे, SBI 1955 में ऑलरेडी हो चुका था, तो उसका आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, वो ऑलरेडी से नेशनलाइज्ड बैंक था। तो इनमें दोनों में से किसी में नहीं है, पूछ सकता है कभी आपसे, तो ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा विजया बैंक, तो याद है सेकंड वाले में हुआ है। ऐसे ही पूछेगा बताइए आंध्रा बैंक, तो इसी में हुआ है। यूनियन बैंक उसमें हो गया था, यूनियन बैंक का उसमें राष्ट्रीयकरण हो गया था पहले वाले में। आई होप आपको ये याद हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको सेकंड नेशनलाइजेशन की 6 बैंक याद करनी है, बाकी सभी में एलिमिनेशन लगाना है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब आपको पता करना है कि भाई जब 1980 की कहानी के बाद इतने सारे बैंक बन चुके थे हमारे पास, अगर देखें तो देखिए 14 बैंक पहले में नेशनलाइजेशन सरकारी हुए, उसके बाद 6 बैंक और सरकारी हुए। ऑलरेडी SBI आपका सरकारी था, 5 उसकी सब्सिडरीज थी। तो टोटल अगर देखें तो 20 ये हो गए, 21 और एक 26, लगभग 26 बैंक थे। इतने सारे बैंक सरकारी बैंक थे। अब आप खुद सोचिए, देश की स्थिति इसके बाद भी बिगड़ी, और इतनी ज्यादा बिगड़ी कि फाइनेंशियल क्राइसिस आई। 1983 में आप जानते हैं कि 33 गोली मार करके इंदिरा गांधी को तो मार दिया गया, लेकिन उसके बाद जब सरकारें और आई 1990 के आसपास इतनी ज्यादा उथल पुथल हमारे केंद्र सरकारों में देखने को मिली कि बहुत सारे प्रधानमंत्री बदले। उसी समय पर एक प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, उनके समय पर इतनी ज्यादा देश की स्थिति खराब हुई 1990 के दशक में कि स्थिति इतनी खराब थी कि हमारे पास केवल 15 दिन का ही PPP था। PPP का मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी हमारे पास केवल इतना ही धन था कि अन्य देश से हमें अगर कुछ खाना भी लेना पड़े तो हम केवल 15 दिन का ही सामान ले सकते हैं। बोलिए कितनी ज्यादा सिचुएशन खराब होगी। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर काम पर नहीं जाता तो कम से कम 5-6 महीने वो बिना काम पर जाए हुए भी काम चला सकता है, जबकि वह बहुत गरीब है। और देश की स्थिति इतनी ज्यादा डाउन थी कि हमारे पास केवल 15 दिन का ही समय था जिसमें हम बाहर से कुछ चीजें खरीद सकते थे। परचेसिंग पावर पैरिटी केवल 15 दिन की थी। स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी, उस समय हमें किसी ऐसी व्यक्ति की जरूरत थी जो इस देश की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सके। तो उसी समय पर एक दूत बन करके एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने जन्म लिया था कुछ ही समय पहले, और वह भारत के RBI के गवर्नर भी रहे, और वह इस समय पर PV नरसिम्हा राव के द्वारा बनाए जाते हैं वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री बनने के बाद ये बनते हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जिस समय पर वित्त मंत्री बनते हैं, आपको पता है इससे पहले वह RBI के गवर्नर भी रहे हैं। और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनने के बाद बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, बहुत ही समझ रखते हैं, इकोनॉमिक्स की बहुत समझ है। देखिए हर कोई व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है कि हर कोई व्यक्ति एक नेता बन सकता है। नॉलेज अपनी जगह होती है और एक राजनेता बनना एक अपनी जगह होती है। मोदी जी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं बन सकते, लेकिन मनमोहन सिंह बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। वो बात अलग है कि उन्हें बोलना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, वो पसंद नहीं था उन्हें। हर किसी व्यक्ति का एक नेचर होता है, इंटेलेक्चुअल बहुत थे। ऐसे में इन्होंने एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति की तरह काम किया और इस देश की स्थिति को इतना सुधारा कि यह और PV नरसिम्हा राव और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये दोनों मिलकर के पहले पहुंचे IMF के पास। देखिए हमें, हमारे देश को 2 तरह से लोन मिलता है। एक लोन देता है वर्ल्ड बैंक और एक लोन देता है हमें IMF। तो दोनों में क्या फर्क है इसको समझिए। जब भी कभी 2 व्यक्ति, पहले एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जाता है लोन लेने कि उसे कार खरीदनी है और कार के लिए लोन लेता है।
और एक व्यक्ति दूसरा जो जा रहा है वो इसलिए जा रहा है कि भाई हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, प्लीज बैंक हमें कुछ पैसे दे दीजिए जिससे कि हम खाने के लिए कुछ चीजें खरीद पाएं। दोनों में से बताइए, दोनों लोन लेने जा रहे हैं, एक ले रहा है कार के लिए, एक ले रहा है खाने के लिए, इनमें से बेहतर लोन लेने वाला कौन व्यक्ति है? आप खुद बताइए, सोच करके कमेंट करिए, आपके अनुसार कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ठीक है आपकी नजर में। आई होप आप आंसर यही कर रहे हैं कि इसमें जो कार लेने जा रहा है वो वाला व्यक्ति ठीक है क्योंकि उसकी स्थिति ठीक है और बाकी वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो लोन लेके कर रहा है। लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो जब भी देश की स्थिति ठीक होती है और वह डेवलप करने के लिए लोन लेने जाता है तो वह वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लेता है, सड़कें बनवाने के लिए, ब्रिज बनवाने के लिए, और ये ट्रांसपोर्टेशन में काफी गतिशील इसको बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा हमें वर्ल्ड बैंक से मिलता है। लेकिन आईएमएफ से पैसा स्थिति खराब होने पर ही मिलता है। तो ऐसे में फिलहाल ये स्थिति पाकिस्तान की चल रही है कि वह आईएमएफ से पैसा उधार लेके आया है। कभी यह स्थिति हमारे देश की भी थी 1991 में, जब हम आईएमएफ के पास पैसा लेने पहुंचे थे। उस समय पर आईएमएफ से पैसा लेते टाइम मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें पैसे की आवश्यकता है। तो आईएमएफ ने कहा था कि आपके देश में स्थितियां क्या हैं ये बताइए। तो बताया गया कि हमारे देश में सब कुछ सरकार के हिसाब से होता है कि अगर कोई सरकारी कंपनी बननी है तो बन जाती है, लेकिन प्राइवेट अगर कोई कंपनी बनाना चाहता है तो उसके लिए रूल रेगुलेशन बहुत टफ हैं। मतलब पहले आईएमएफ ने कहा कि पहले अपनी स्थिति, जो कंडीशंस आपने लोगों पर लगाई हैं उन्हें सुधारिए। कंडीशन क्या थी, जैसे आपको बताते हैं। कंडीशन ये थी कि भारत में अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है और वह स्कूल खोलना चाहता है, तो प्राइवेट व्यक्ति, जो पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं, तो देखिए वो कैसे स्कूल खोलेंगे। तो सरकार के पास जाएंगे, सरकार उनको एक परफॉर्मा देगा, सरकार कहेगा कि आपका जो स्कूल होगा वो मेन सड़क से कम 1 किलोमीटर अंदर होगा। कंडीशन नंबर 1। दूसरा कहेगा कि मेन शहर में नहीं होगा, शहर से बाहर होगा। नंबर 3 कि जो आप स्कूल बनाएंगे उसे समतल से कम 2 फुट ऊपर बनाएंगे। इसके अलावा कहेगा कि आसपास कोई फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, ये वो इतनी सारी कंडीशंस आपके ऊपर लाद देगा कि आप कहेंगे कि इतनी कंडीशन हमसे फुलफिल नहीं होगी और आपका जो स्कूल है वो बन नहीं पाएगा। लेकिन अगर सरकार वही स्कूल बनाती है तो पहली कंडीशन जो आपसे कह रही थी कि सरकार ये कहती है कि भाई आपका स्कूल शहर से बाहर होना चाहिए, सरकार बिल्कुल शहर के बीच में स्कूल बनाती है। उसने कहा कि सड़क से आपका स्कूल कम से कम 2 मीटर ऊपर होना चाहिए, वो 2 मीटर नीचे बना देती है, पानी भर रहे हैं स्कूलों में। उसका कहना है कि जो स्कूल जाता है उस स्कूल के आसपास से कोई रेलवे लाइन ना जाती हो क्योंकि पॉल्यूशन आएगा वगैरह वगैरह, दिक्कतें होंगी, लेकिन रेलवे लाइन के पास बना देती है। तो सरकार के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बट प्राइवेट लोगों के लिए यहां पर कंडीशन है। इसकी वजह से प्राइवेट लोगों को मौका नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। अगर प्राइवेट लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो सरकार कितने लोगों को रोजगार दे पाएगी? ऐसी बात कही आईएमएफ ने। और आईएमएफ ने कहा कि अपने देश की स्थिति को सुधारिए, अपने देश में ऐसा मॉडल लागू करिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, सभी लोगों को बराबरी का हक मिल सके। तो ऐसे में मनमोहन सिंह के द्वारा भारत में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और वो ड्राफ्ट का नाम है एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 1991 में। आप जानते हैं कि 1991 से लेकर के 1996 तक ये भारत के वित्त मंत्री रहे। इसके बाद 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद मोदी जी आप जानते हैं। तो एलपीजी मॉडल जो लाया गया, अब एलपीजी मॉडल क्या है याद रखेंगे, 1991 में आया है। एलपीजी मॉडल का मतलब क्या है? एल फॉर मतलब होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। इसका मतलब क्या है वो आपको समझा दें। लिबरलाइजेशन का मतलब जैसा कि अभी हमने बताया कि जब सरकारी कोई चीज बनती है तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई हार्ड कंडीशन नहीं है। लेकिन प्राइवेट कोई स्कूल खोलना चाह रहा है, कोई कंपनी खोलना चाह रहा है तो उसके लिए तमाम कंडीशंस हैं। तो ऐसे में सरकार उदार हो जाएगी कि ज्यादा इफ एंड बट ना करके हम आपको नॉर्मली कोई कंपनी खोलने में सहयोग करेंगे। यह है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। ठीक है, कंडीशंस को सॉफ्ट कर दिया। इसके बाद दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अभी तक सरकारी लोगों को ही मौका मिलता था, सरकार को मौका मिलता था, लेकिन अगर निजी व्यक्ति भी कोई काम करना चाहते हैं तो अब हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि निजी लोगों को भी बढ़कर के मौका दिया जाए। इसके बाद आपको याद रखना है ग्लोबलाइजेशन। हमारे देश के ही नहीं, विदेशी भी अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इनको भी मौका देना चाहिए। तो ये ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण में आता है। तीनों बातें आपको समझ में आई है कि विदेशी को भी मौका मिलेगा, भारत में जो प्राइवेट लोग हैं, निजी व्यक्ति हैं, इनको भी मौका मिलेगा, और तीसरा
इफ एंड बट सरकार की तरफ से ज्यादा नहीं होगा, जिससे कि आप नॉर्मली कोई कंपनी या रोजगार लोगों को दे पाए। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हमारे देश में यह पॉलिसी आने के बाद, एलपीजी मॉडल के बाद स्थिति आज तक नहीं बिगड़ी जितनी स्थिति उस समय थी। यह एलपीजी मॉडल की ही देन है कि हमारे भारत में बड़े बड़े बैंक, आप जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक, प्राइवेट बैंकों में एसबीआई से ज्यादा इनकम करने वाला, एसबीआई से ज्यादा ट्रस्टेबल, एसबीआई से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला, एसबीआई से ज्यादा फैसिलिटीज देने वाला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। इसके अलावा आप जानते हैं एचडीएफसी बैंक, इसके अलावा आप जानते हैं एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। ये सारे बैंक जो बने हैं, ये सभी बैंक एलपीजी मॉडल के बाद ही बने हैं। अब आप बताइए इन बैंकों ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? क्या इससे भारत को फायदा नहीं हुआ है? लोगों को रोजगार भी मिला है, बैंक भी मिले हैं, लोगों को फैसिलिटीज भी मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर एक प्राइवेट बैंक में आपका खाता है और एक सरकारी बैंक में खाता है, दोनों का अंतर आप जानते होंगे कि प्राइवेट बैंक कैसे रिगार्ड करता है अपने कस्टमर्स को, जहां इसके उलट एसबीआई में अगर आपका खाता है तो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे आपसे। एसबीआई का हाल बेहाल है, आपको पता है। तो ऐसे में एलपीजी मॉडल यदि ना होता तो ये सारे बैंक, जो बड़े बड़े बैंक आप देख रहे हैं, ये आज नहीं होते। तो ये देन किसकी है? एलपीजी मॉडल की है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। हमने बता दिया है एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी मॉडल 1991 में आया और इसके बाद भारत में बहुत बड़े बड़े बैंक बने। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट का बैंक और याद रखेंगे, ये बीएमबी। भारत में महिला सशक्तिकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। भारत में महिलाओं के लिए स्पेशल एक बैंक बनाया गया जिसमें स्टाफ ज्यादातर महिलाएं होंगी और वहां पर कस्टमर्स जो होंगे वह पूरी तरीके से सभी महिला ही होंगी। तो महिलाओं के लिए पिंक ऑटो हो, पिंक बस हो, और जहां तक कि अभी संसद में भी 1/3 सीटें जो है उनके लिए फिक्स कर दी गई हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार जोर शोर से काम करती है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। तो उसमें से बीएमबी, भारतीय महिला बैंक भी एक बनाया गया और यह बैंक 2013 में बना। 19 नवंबर 2013 में यह बैंक बना है, फाउंड हुआ है ये महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक। ओके, इसके बाद अगर हम कहें कि टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या क्या होते हैं, तो सेंट्रल बैंक जैसे कि आप जानते हैं कि आरबीआई है। कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं, जो कमर्शियल बैंक जो हैं वो मतलब कि कमर्शियली काम कर रही हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन सेक्टर बैंक है, ये सब होती हैं। कोऑपरेटिव बैंक होती है जिसमें कि एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आती है और एक आपका जिला यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, और इसके अलावा एक और होती है जिसे लैंड डेवलपमेंट, भूमि विकास बैंक कहते हैं। डेवलपमेंट्स बैंक में नाबार्ड है, सिडबी है ना, एनएचबी है। ये सब आपकी बैंकें आती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र को डेवलप करने के लिए बनाई जाती हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक में नाबार्ड, सिडबी और एक्जिम, ये डेवलपमेंट बैंक का ही एक पार्ट है। इसके अलावा अगर आप कहें पब्लिक सेक्टर बैंक में एक नेशनलाइज्ड बैंक है और एसबीआई उसी का पार्ट है, ये भी नेशनलाइज्ड ही बैंक है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंडीशन भारत में क्या है। अगर आपसे कहें कि प्रेजेंट की कंडीशन क्या है, तो देखिए प्रेजेंट में फिलहाल अगर देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक हमारी 12 हैं, 12 सरकारी बैंक हैं। कौन सी बैंक है, कौन सा बैंक किसमें मर्ज हुआ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ओके, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल की कंडीशन क्या है इसको हम देख रहे हैं। नंबर्स आपको याद रखने हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक के जो नंबर हैं वो 12 हैं। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। जी, अगर प्रेजेंट की कंडीशन देखें तो हमारे पास फिलहाल 12 तरह के सरकारी बैंक हैं, 12 बैंक हैं जिसमें एसबीआई, पीएनबी और यूनियन बैंक, ये सभी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सभी बैंक मिलाकर के हमारी फिलहाल 12 हैं। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि पहले तो बहुत सारे बैंक थे, लगभग 26 बैंक थे और 26 बैंकों के लगभग सभी बैंकों के एग्जाम्स अलग अलग होते थे। किसी भी कैंडिडेट की यदि तैयारी होती थी तो साल भर में उसे बहुत सारे एग्जाम देने का मौका मिलता था। यानी एसबीआई अपना कराता था, पंजाब नेशनल बैंक अपना कराता था, बाकी सभी बैंक अपना अपना एग्जाम अलग अलग कराते थे।
तो अगर आपकी किस्मत खराब है तो एक में एग्जाम में फेल हो जाएंगे, दूसरे में फेल हो जाएंगे, 5 में फेल हो जाएंगे, लेकिन आपको मौका मिलेगा, आप साल भर में सेलेक्ट हो जाएंगे। ये कंडीशन थी पहले। लेकिन आप जानते हैं फिलहाल हमारे पास 12 ही बैंक बची हैं, उनमें से भी 11 का एग्जाम एक साथ हो जाता है। IBPS लेता है उसका एग्जाम, IBPS करके केवल सिंपल लिखेगा, PO क्लर्क एंड SO, ये 11 बैंकों का एक साथ होता है। इसमें SBI शामिल नहीं है। ओके, इसमें SBI शामिल नहीं है, बाकी सभी बैंक इसमें शामिल हैं। ओके, 12 बैंक होती हैं, 12 में 11 वो हो गई, एक SBI हो गई। सबके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक कितने हैं, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक लगभग 35 अप्रॉक्स हैं। आपको ये नंबर नोट नहीं कर रहे हैं, जहां हम स्टार लगा रहे हैं वहां पर आपको नंबर नोट करने हैं। ये नंबर नोट नहीं करने हैं क्योंकि ये घटते बढ़ते रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक 35 है फिलहाल अप्रॉक्स। इसके अलावा नेक्स्ट देखें, रीजनल रूरल बैंक, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। कैसे बनते हैं, क्या होता है, कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन होगा, कौन इनको कंट्रोल करता है, सब आगे डिस्कस करेंगे। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRB, जिसको हम कहते हैं RRB फिलहाल हमारे 45 प्लस है। इसको भी नंबर को नोट नहीं करना है। ओके, क्यों नहीं करना हम बता देंगे आपको, केवल एक नंबर ये नोट करना है, बाकी और बता देंगे कौन से नोट कर रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये फिलहाल आपके 12 हैं, ये नंबर नोट करना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए 300 करोड़ का कैपिटल चाहिए होता है, 10 साल का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए होता है, सब आगे चल करके डिस्कस करेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलावा पेमेंट्स बैंक, ये फिलहाल हमारे 5 हैं, पहले 6 हुआ करते थे। पेटीएम पेमेंट बैंक इसमें से हटा दिया गया है। आपको याद रखना है पेमेंट बैंकों की संख्या फिलहाल 5 है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। कोऑपरेटिव्स बैंक जैसा कि हमने बताया, ये भी आपके अप्रॉक्स में ही नंबर आपको याद रखना है, बट एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एग्जाम में आपसे पूछेगा तो ये 12 वाला और ये वाला 12 और ये 5, केवल 3 याद रखने हैं, 1, 2 और 3, ये नंबर आपको याद रखने, बाकी नंबरों में आपको उलझना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर कहें फॉरेन सेक्टर बैंक 45 प्लस है इस समय, 44 प्लस है, लेकिन आपको ये नंबर भी याद नहीं रखना, ये भी केवल 1, 2, 3 नंबर आपको याद रखने हैं। तो फिलहाल की वर्तमान स्थिति ये है कि वर्तमान में हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक 12 हैं, इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 12 हैं और पेमेंट्स बैंक हमारे 5 हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक को हटाकर। ठीक है, ये वर्तमान की कंडीशन है, इनके बारे में हम टॉपिक वाइज आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई इश्यू हो तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है या आप पूछना चाहते हैं अलग से कोई क्वेश्चन आपका यदि है तो एक बार कमेंट करिए, हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी तक YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए कंटेंट अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, इससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर, सभी पर @ लगा करके रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम भी फेसबुक पे आपका मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।